गांव में विदेशी बहू का ढाबा। महेश बेबो नाम की एक विदेशी लड़की से बहुत प्यार करता था और बेबो से शादी करके उसे अपने गांव में ले आता है। बेबो भी महेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए विदेश को छोड़कर एक छोटे से गांव को उसने अपना लिया था। लेकिन महेश की माँ करुणा बेबो को देखकर हमेशा गुस्सा होती थी, क्योंकि उसे अपने कल्चर के हिसाब से बहू लानी थी और वे बेबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए करुणा हमेशा बेबो से नाराज रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन बेबो अपनी सास को खुश करने के लिए YouTube के जरिए आलू के पराठे बनाती है। उसके हाथ के आलू के पराठे घर में सभी को पसंद आते हैं, सिवाय उसकी सास के। अरे, राशन बर्बाद करने का इतना ही मन कर रहा था तो साफ साफ कह देती ना। आलू के पराठे बनाने का ढोंग करने का क्या तरीका है? सासू माँ, आपको आलू के पराठे पसंद नहीं आए क्या? महेश ने मुझे बताया था कि आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। और आप देखना, धीरे धीरे मैं सारी चीजें सीख जाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। विदेश में मेरा खुद का रेस्टोरेंट था, जहाँ लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए मेरे पास आया करते थे। अरे, वे विदेश था और वहाँ पर लोगों को उबला खाना ही पसंद आता है। ये इंडिया है और खासकर गांव में रहती है तू। यहाँ उबली हुई चीजें कोई नहीं खाता है, बल्कि तड़कती भड़कती मसालेदार चीजें लोगों को बहुत खाना पसंद है। अगर ये उबला खाना यहाँ खाएंगे तो सब उल्टी कर देंगे। सासू माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ के लोगों को कैसा खाना पसंद है, इसलिए मैं धीरे धीरे वो भी सीख रही हूँ। अरे बस बस, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे लगता होगा कि तू ये सब करके सबके दिल जीत लेगी, लेकिन ये दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। माँ, ये क्या तरीका है बेबो से बात करने का? वो बेचारी हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करती है और एक आप हो, हमेशा उसे किसी न किसी बात को लेकर आने दिया करती हो। चाहे वो अच्छा काम करे या बेकार काम करे, आप हमेशा उसे चार बातें सुनाई देती हो। हाँ, तो तू अपनी बीवी का ही साथ देगा ना। जाने इस विदेशी बहू ने तेरे ऊपर कौन सा टोटका कर दिया है, जो तुझे अपनी माँ नजर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये गोरी चमड़ी नजर आ रही है। अरे महेश, तुम्हें किसने कहा था कि बीच में बोलने के लिए? तुम्हें पता है समय लगता है चीजों को बनने में, और वैसे भी सासू मॉम अभी मुझे महज 6 महीने से जान रही है। माँ जी को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन माँ जी मुझ पर गर्व जरूर महसूस करेगी और वे मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानेगी। वाह, तेरी गलतफहमी। ऐसे ही समय बीत जाता है। आए दिन YouTube के जरिए बेबो इंडियन कल्चर के हिसाब से खाना बनाना सीखती है और अपने पूरे परिवार को हर दिन तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती है। पूरे परिवार को बेबो के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर भी उसके बनाए हुए खाने में बुराई का तड़का लगा दिया करती थी उसकी सास। ऐसे ही एक दिन महेश उदास चेहरा लेकर घर आता है, तभी उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू उदास क्यों नजर आ रहा है? सब ठीक तो है ना? तेरी कंपनी में कोई बात तो नहीं हुई जिस वजह से तू उदास है? हाँ माँ, मैंने रिजाइन दे दिया है। मेरा बॉस हमेशा मुझे परेशान करता था, जितना कमाना नहीं उतना परेशान कर देता था। और अरे, कितना भी कोशिश कर लो अच्छा काम करने की, वो हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करता था। इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया, अब मुझे कोई काम नहीं करना। अरे, जब से ये नागिन घर आई है तब से ना घर का तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब तो धीरे धीरे 2-4 पैसे भी बाहर से आते थे, वो भी आना बंद हो गए हैं। न जाने ये घर कैसे चलेगा। माँ, तुम हमेशा बेबो को क्यों उल्टा सीधा बोलती रहती हो? अरे, उसकी क्या गलती है? फिर भी वो हमारे घर में बहुत एडजस्ट कर रही है, जो कि इंडियन कल्चर के हिसाब से कोई लड़की नहीं करती। अरे तू बस कर, जब देखो अपनी बीवी की तारीफ करता रहता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। महेश की नौकरी जाने के बाद घर की आर्थिक हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। घर में सभी लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। यह सब देखकर बेबो को बहुत बुरा लग रहा था। वो अब अपने ही गांव में खुद का ढाबा खोलने की बात करती है, जिस पर उसकी सास बोलती है, अरे तू ढाबा खोलने की तो सोच रही है ना, लेकिन तेरे ढाबे में खाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको इंडियन कल्चर के हिसाब से ही खाना पसंद आता है, ना कि विदेशी खाना। तू क्या सोचती है लोगों का दिल जीत लेगी? लेकिन मैं लिख के दे रही हूँ, तेरा ये बिजनेस तहस नहस हो जाएगा। माँ जी, ये बिजनेस सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे परिवार का है, और अपने परिवार के काम के लिए प्लीज उल्टे शब्द मत इस्तेमाल करो। मेरे कहने का मतलब है, किसी भी चीज की शुरुआत अच्छी बातों से होनी चाहिए, जिससे आगे सक्सेस हो, और ये नहीं देखो कि आगे सक्सेस होगा या नहीं होगा। बात तो ये है, लेकिन ढाबे को हम अच्छे बैलेंस की तरह
चलाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेबो और महेश दोनों मिलकर गांव में खुद का एक ढाबा खोलते हैं, जहां पे तरह तरह का खाना बनाकर बहुत ही कम दिनों में वो बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे आसपास के बहुत लोग बेबो के ढाबे पर आते हैं। बेबो ने अपने ढाबे का नाम विदेशी बहू का ढाबा रखा हुआ था। ढाबे का नाम काफी यूनिक था, जिस वजह से बहुत लोग दूर दूर से ढाबे पर खाना खाने के लिए आते थे। साथ ही ढाबे पर बने खाने का स्वाद भी बहुत ज्यादा लेते थे। खाना बहुत स्वादिष्ट था। उन लोगों को विदेशी बहू के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे विदेशी बहू कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमा लेती है। काश कि मैं तुम्हारी अच्छाई मेरी माँ भी जान पाती कि तुम कितनी अच्छी हो, घर परिवार को एक साथ लेकर चलना जानती हो। लेकिन मेरी माँ हमेशा तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढती रहती है। मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं कि आखिर कब मेरी माँ को तुम्हारी कदर महसूस होगी। इंसान विदेशी हो या देसी, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो दिल से अच्छा होना चाहिए। कोई बात नहीं, कहते हैं ना हर चीज का अंत होता है। एक दिन माँ जी सारी चीजें को बोलकर मुझे अपनी बेटी मान लेगी। सास बहू और महेश दोनों की बातें सुन रही थी। यह सब देखकर सास को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा था और वे अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, सच में बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं तुझे हमेशा भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन तूने कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि हमेशा मुझसे अच्छे से बोलती थी। तूने कभी भी मुझे गलत नहीं कहा। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। हमारे ऐसे बुरे समय में तूने हमारा बहुत साथ दिया है। सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब सास अपनी विदेशी बहू के ढाबे पर उसकी मदद किया करती है और इस तरह से पूरा परिवार मिलकर एक साथ हंसी खुशी आगे काम करते हुए बढ़ता है। राजीव की 2 बीवियां थी, सुमन और लता। सुमन कभी माँ नहीं बन सकती थी, जिस वजह से राजीव ने दूसरी शादी की लता से। राजीव का लता से एक बेटा हुआ जो कि 2 साल का था। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लता अपनी हरकतों से खुशियों में दुखों का तड़का लगा दिया करती थी। ऐसे ही राखी का त्योहार आ रहा था। राखी से 1 हफ्ते पहले सुमन का भाई विजय खूब सारा सामान लेकर सुमन के ससुराल आता है। अरे दीदी, ये देखो, मैं राखी का सारा सामान लेकर आया हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मैंने सोचा था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं अपनी राखी कुछ इस तरीके से मनाऊंगा। राखी में जो भी सामान लगता है वो सब कुछ मेरे पैसे का होगा। और देखो, मैं सोने की राखी बनवा कर लाया हूँ। इस बार आप मुझे यही राखी बांधना। अरे बैठ जा एक बार, उसके बाद हम सारी बातें कर लेंगे ना। घर आया नहीं कि शुरू हो गया अपनी कहानी बताने के लिए। कम से कम बैठ जा, पानी पी आराम से, उसके बाद अपनी कहानी सुनाना। और मैं बहुत खुश हूँ कि तेरी जॉब लग गई, क्योंकि इस जॉब के लिए तूने बहुत मेहनत किया है। और इस बार तुझे राखी पर अच्छा नेक देना पड़ेगा। उल्टे पैसे मैं देती थी तुझे हर बार, लेकिन इस बार तू मेरे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाएगा। हाँ दीदी, इस बार मैं दिल खोल कर खर्च करूंगा, क्योंकि मेरी जॉब भी लग गई है, पहले सैलरी भी आ चुकी है। इस बार तुझे निराश नहीं करूंगा। विजय को देखकर सुमन की सास भी वहाँ आ जाती है। सारा सामान देखकर सास बहुत खुश होती है और कहती है, अरे विजय बेटा, सामान तो बहुत अच्छा लेकर आया है तू। अरे ये क्या, तू मेरे लिए भी साड़ी ले आया। सच में तू तो बहुत बढ़िया है। भगवान करे तू ऐसे ही तरक्की करता रहे और जल्दी से तेरी शादी हो जाए। तेरे घर में भी बहू आ जाए जो तेरी माँ को खूब प्यार करे, खूब सेवा करे, जैसे तेरी बहन मेरी करती है। दिन रात सेवा पानी में लगी रहती है, कभी शिकायत का मौका नहीं देती। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। दीदी है ही ऐसी, ये बस दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों की खुशी में ये खुश हो जाती है, कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहती। बस दुख तो ये होता है कि भगवान ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। अब जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते ना बेटा। और वैसे भी भले ही मेरे बेटे ने 2 शादी की हो, लेकिन सुमन से उसका प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। सुमन से आज भी वो बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा लता दीदी नजर नहीं आ रही है, आखिर वो भी तो मेरी बहन है। मैं उनके लिए भी बहुत कुछ लेकर आया हूँ। अरे वे तो अपने कमरे में सो रही होगी, तुझे तो पता है ना, उसको सोने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है महारानी जी को। थोड़ी देर बाद विजय वहाँ से चला जाता है। सुमन सारा सामान लेकर कमरे में रख देती है। लता मौका देखकर सुमन के कमरे में जाती है और सारा सामान छत से बाहर फेंक देती है। सुमन इस बात से बेफिक्र थी कि उसके सामान को कुछ हुआ है। ऐसे ही लगभग 3 दिन बीत गए। लता अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। आपको पता है ना, रक्षाबंधन आ रहा है। अपने भाई के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है।
उसके लिए स्पेशल राखी जो लेनी है मुझे, आखिर 2 ही दिन जो बचे हैं। अरे राखी लाने की क्या जरूरत है लता, उस दिन विजय आया था, विजय भी राखी लेकर आया है। माँ जी, मुझे किसी की भीख या एहसान नहीं चाहिए, मैं अपने भाई को अपने पैसों से खरीद के राखी बांधूंगी। और वैसे भी जब मेरा खुद का भाई है तो मैं किसी और की राखी क्यों बांधूं? और अब विजय कभी आए ना, उसे समझा देना, रिश्ता बनाना है तो अपनी बहन से बनाए, मेरे से कोई बनाने की जरूरत नहीं है, अपने से अपने मतलब रखे। इतना बोलकर लता शॉपिंग पर चली जाती है। वहाँ जाकर लता अपने भाई के लिए खूब सारी सुंदर राखियाँ खरीदती है और अपने भाई के लिए गिफ्ट भी ले लेती है। लता का एक लौता भाई था जो कि 1 नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का था, जिसे बस सारा दिन मटर गश्ती करने में ही मजा आता था। थोड़ी देर बाद लता शॉपिंग करके घर आ जाती है। रक्षाबंधन के त्योहार में अब बस 2 ही दिन बचे थे। लता और सुमन दोनों अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। लता को मन ही मन सुमन से बहुत जलन होती है कि उसकी मेहंदी वह खराब करना चाहती थी। देखती हूँ महारानी कैसे अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती है। इसका राखी का त्योहार खराब ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी लता नहीं। बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था ना इसका भाई, जब आएगी ना तब पता चलेगा। मेरे भाई के आगे तो इसका भाई कुछ भी नहीं है। राखी वाले दिन लता सबसे पहले नहा धोकर तैयार हो रही थी। उसे अपने मायके जाना था। थोड़ी देर में लता के फोन पर फोन आता है और उसकी माँ लता से कहती है, अरे बेटा, तू किसको राखी बांधेगी? तेरा भाई तो पता नहीं कौन सी लड़की को लेकर भाग गया है। अरे उसने तो रक्षाबंधन के त्योहार की कोई लाज ही नहीं रखी। अगर आज की बाजी करनी थी तो रक्षाबंधन के बाद कर लेता। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के लिए कितना ज्यादा होता है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही है, जिस वजह से वह तेरी फिक्र न करते हुए उस लड़की के साथ भाग गया। ये क्या बोल रही हो? मेरा तो त्योहार खराब हो गया माँ। ये सब करना तो मुझे पहले ही बता देता, मैं इतनी तैयारियां नहीं करती। मैंने बहुत अरमान से उसके लिए राखी खरीदी थी, उसके लिए गिफ्ट खरीदा था। अब मैं वे किसको दूंगी? मैं क्या करूं बेटा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। इस बार तेरा रक्षाबंधन बहुत बुरा हो गया। लता उदास मन से अपने कमरे में बैठ जाती है। उधर सुमन घर की पूरी साफ सफाई कर रही थी क्योंकि विजय आने वाला था। थोड़ी देर बाद विजय घर आ जाता है। सुमन पूजा की थाली तैयार कर रही थी, तभी विजय बार बार लता को ढूंढ रहा था। लता अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। विजय उसके पास जाता है। लता विजय को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, खुद को रोक नहीं पाती और विजय को गले लगाकर रोने लगती है। यह देखकर विजय उसे उसके रोने का हाल पूछता है। लता उसे सारी बातें बताती है। इसके बाद विजय बोलता है, अरे दीदी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी राखी इस बार ऐसे ही जाएगी? अरे मैं हूँ ना, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मेरी एक नहीं बल्कि 2 बहन है, और मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी सुमन दीदी से राखी बंधवाने नहीं आया हूँ, बल्कि लता दीदी से भी राखी बंधवाने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई विजय। मेरे अंदर जलन की भावना थी। मैं सुमन से बहुत नफरत करती थी। मैं उसकी राखी खराब करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उसका भगवान भी बुरा ही करता है। मैं सोच रही थी कि मैं उसकी राखी खराब कर दूंगी, लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ही खेल खेल दिया। अब जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते। अब जल्दी से नीचे चलो, मुझे मेरी दोनों बहनें राखी बांधेंगी। इस तरह से सुमन और लता मिलकर विजय को राखी बांधती है और हंसी खुशी राखी का त्योहार मनाती है।